Assalamu alaikum students. Welcome to the Bright Future Academy. Today we will study about the mechanism of breathing. अपने previous lecture में हमने study किया था what are lungs and how they perform their function. So अगर किसी को वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं. आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिटेल स्टडी करेंगे. सो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंस मालूम होना चाहिए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में, बिकॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन are not synonymous. Breathing and respiration are not two identical processes. Breathing एक अलग फिनोमेना है, respiration एक अलग प्रोसेस है. Breathing बोलते हैं just the involvement of physical movements associated with the gaseous exchange. गैसियस एक्सचेंज के दौरान जो बॉडी में मूवमेंट होती है, लाइक लंग्स मूवमेंट, रिब्स मसल्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स मूवमेंट, इन सब की इन्वॉल्वमेंट को ब्रीदिंग बोलते हैं. ब्रीदिंग इज सिंपली द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एयर इन एन एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन एनिमल्स बॉडी. लेकिन रिस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस है. रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस, लाइक जैसे ही एयर इनटेक होती है बॉडी में, उसके बाद जो केमिकल प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं, लाइक रिस्पायरेशन, लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन, लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वगैरह, एंड देन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन एनिमल्स बॉडी, इसको रिस्पायरेशन बोलते हैं. ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से मज़ीद देख सकते हैं. देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की दो फेजेस हैं, दो मरहले हैं. द फर्स्ट इज़ इनहेलेशन एंड द सेकेंड इज़ एक्सपायरेशन. सो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्पायरेशन या इनहेलेशन क्या है. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन. ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है. सो इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन क्या है. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब्स मसल्स कंट्रैक्ट. इंस्पायरेशन हम सिंपल इसको भी बोल सकते हैं कि जब एक एनिमल अपनी बॉडी में ऑक्सीजन या एयर इनटेक करता है, तो उस इनटेक के दौरान जितनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट हो रही है बॉडी में, उसको इंस्पायरेशन या इनहेलेशन बोलेंगे, लाइक लंग्स मूवमेंट, रिब्स मूवमेंट एंड डायाफ्राम मूवमेंट. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब्स मसल्स कंट्रैक्ट. आपने इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना है कि इंस्पायरेशन के दौरान सबसे पहले जो रिब्स मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, एंड रिब्स आर रेज्ड और रिब्स मूव करती हैं ऊपर की जानिब उठ जाती हैं. एट द सेम टाइम द डोम शेप्ड डायाफ्राम जो कि लंग्स के नीचे मौजूद है, कंट्रैक्ट्स एंड इज लोअर. इंस्पायरेशन या इनहेलेशन में बोथ लंग्स मूवमेंट एंड डायाफ्राम मूवमेंट इज इन एंटागोनिस्टिक रिलेशन. ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं. अगर रिब्स ऊपर की जानिब रेज हो रही हैं तो डायाफ्राम नीचे की जानिब मूव करेगा, लेकिन अगर एक्सपायरेशन में लंग्स मूव करते हैं नीचे की जानिब तो डायाफ्राम वापस ऊपर की जानिब मूव करता है. सो यहाँ पे अभी रिब्स ऊपर की जानिब मूव कर रही हैं और डायाफ्राम नीचे की जानिब मूव कर रहा है. दीज मूवमेंट्स इंक्रीजेस द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी. ये मूवमेंट चेस्ट कैविटी में एरिया को बढ़ा देती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द इनकमिंग एयर लाइक ऑक्सीजन, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स. जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो इनमें एयर प्रेशर भी कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीजेस. The air from outside rushes into the lungs,
टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, जैसे ही प्रेशर कम होता है उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए, बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बाहर से एयर मूव करती है इनटू एन ऑर्गेनिजम्स लंग्स। एज शोन इन द डायग्राम, air moves in, then the ribs muscles are raised and ribs move करेंगी ऊपर की जानिब, and diaphragm moves down और diaphragm move करेगा नीचे की जानिब। both are working in antagonistic relation. Here will be create an thoracic cavity or chest cavity, जैसे ही एयर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी लंग्स में एंटर होगी, यहाँ पे जो एयर स्पेस क्रिएट हुई है वो लंग्स को एक्सपेंड करने में मदद करेगी और यही एक्सपेंडिंग इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स फॉर respiration. The second process is expiration or exhalation. Expiration or exhalation is just opposite of the inspiration or inhalation. इंस्पायरेशन में रिब्स जैसे ही मूव किए थे ऊपर की जानिब एंड डायाफ्राम नीचे की जानिब मूव करता है, इसमें लंग्स मूव करेंगे या रिब्स मूव करेंगी नीचे की जानिब और डायाफ्राम मूव करेगा ऊपर की जानिब। ऑपोजिट प्रोसेस आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, जैसे ही गैसियस एक्सचेंज लंग्स में हो जाएगा, द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। Impure air means carbon dioxide is expelled out in exhalation. The ribs muscles relax, bringing the ribs back to their original position. पहले प्रोसेस में इंस्पायरेशन में रिब्स मसल्स या रिब्स मूव किए थे ऊपर की जानिब, अब वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे और मूव करेंगे नीचे की जानिब जहां वो पहले मौजूद थे। The diaphragm muscles also relax, diaphragm भी relax करेगा एंड रेज्ड डोम शेप और वापस ऊपर की जानिब उठेगा, क्योंकि इंस्पायरेशन में डायाफ्राम नीचे की जानिब मूव किया था, यहाँ पे उल्ट प्रोसेस है तो एक्सपायरेशन में डायाफ्राम ऊपर की जानिब मूव कर जाएगा। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, तो इससे जो स्पेस क्रिएट हुई थी चेस्ट कैविटी में वो ख़त्म हो जाएगी एंड इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द लंग्स, और इस कैविटी के ख़त्म होने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा लंग्स पे, ये प्रेशर एक्सपेल्ड आउट करेगा इम्प्योर एयर को लंग्स में से एंड एज अ रिजल्ट द लंग्स कंट्रैक्ट, फेफड़े मज़ीद कंट्रैक्ट करेंगे और इस प्रेशर की वजह से एयर यहाँ से एक्सपेल्ड होगी एज शोन इन द डायग्राम। व्हेन डायाफ्राम मूव्स अप एंड द रिब्स मूव टुवर्ड्स बॉटम, then the air moves out. Air means कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाएगी और यहाँ पे जो चेस्ट कैविटी पहले प्रोड्यूस हुई थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे चेस्ट कैविटी नहीं होगी, लंग्स में प्रेशर क्रिएट होगा और यही प्रेशर इम्प्योर एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। सो मैंने यहाँ पे जितना डाटा शेयर किया है आपने बस वही याद करना है, कोई एडिशनल थिंग आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी है। एक MCQ आता है पेपर में कि हाउ मैनी टाइम्स ह्यूमन कैन ब्रीथ पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, तो 16 से 20 टाइम्स पर मिनट ह्यूमन्स ब्रीथ कर सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, मतलब जब ह्यूमन बॉडी रेस्ट की हालत में हो और जब कोई हार्ड वर्क कर रही हो या हार्ड एक्सरसाइज तो अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ टाइम हो सकता है। इस MCQ को आपने तैयार करना है और इसमें से जितनी मैंने डायग्राम्स आपके साथ शेयर की हैं वो डायग्राम आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डायग्राम आपने पेपर में नहीं बनानी होती। जो डायग्राम आपने बनानी होती है वो मैं आपको अपने लेक्चर्स में बता दिया करती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।